बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी सुबह का, अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। हफ्ते का पहला दिन भी है और आज का आगाज़ जो है वो एक अच्छी सोच के साथ, एक एनर्जी के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ होना चाहिए ताकि आपका पूरा हफ्ता इसी एनर्जी के साथ गुजरे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक अच्छी सोच के साथ और आपको बताते हैं कि आज हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली साहब हमें क्या नेकी का पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैं ये बयान कर रहा था कि बदनसीब की 5 अलामतें हैं। 5वीं अलामत बदनसीब की ये है वक़िल्लतुल हया, जिसमें हया बहुत कम हो। आज हमारे नौजवानों से भी हया ख़त्म हो गई, हमारी बेटियों से भी हया ख़त्म हो गई, हमारे बूढ़ों से भी हया ख़त्म हो गई। और हया का ख़त्म होना बदनसीबी की अलामत है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने अंदर हया को पैदा करो, हया को पैदा करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी हया की नेमत अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। और आप चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। आपको बताएंगे कि आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो सीएनजी स्टेशंस की बात करेंगे, सीएनजी सेक्टर के हवाले से बात करेंगे क्योंकि सीएनजी स्टेशंस पर सीएनजी जो है वो 3 रोज़ की बंदिश के बाद दोबारा खोल दी गई है। हमने देखा कि 2.5 माह बाद जब सीएनजी स्टेशंस खोले गए फिर दोबारा 3 दिन के लिए इसको बंद कर दिए गए। तो सीएनजी स्टेशंस पर जो सीएनजी की आंख मचोली जारी है, जिसकी वजह से जो सीएनजी मालिकान हैं वो परेशान हैं। दूसरी तरफ जो घरेलू सारिफीन हैं वो भी गैस बहरान के हवाले से परेशान हैं। इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कराची जो कि रोशनियों का शहर जिसको कहा जाता था, बदकिस्मती से अब वहाँ पर जो डाकू लुटेरे जिस तरह से उनका राज है, स्ट्रीट क्राइम्स में मुसलसल तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। इस हवाले से बात करेंगे आखिर इसकी वजह क्या है। और आपको बताएंगे कि इस हवाले से जो पुलिस चीफ़ हैं उनका कहना है कि पुलिस में जो थानों की जो पुलिस एहलकार हैं और जो थानों की कारकर्दगी है उसके हवाले से उनको बेहतर करने की ज़रूरत है फ़ौरी तौर पर, ताकि ये स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो रुक सकें। इसके अलावा ये भी हम अब बात करेंगे कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी का जो है वो धरना जारी है और 2 तलबा क्लिफ्टन पे एहतजाजी मुज़ाहरा और कारकुनों की बड़ी तादाद जो है इसमें शिरकत कर रही है। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे रेड लाइन मंसूबे के हवाले से। कब से हम सुनते आ रहे हैं रेड लाइन मंसूबे के हवाले से, बिलाखिर ताख़ीर के बाद अब कहा जा रहा है कि फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में जो है उसकी संग बुनियाद रख दी जाएगी। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे पीएसएल के हवाले से। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। सीएनजी स्टेशंस के हवाले से बात करेंगे कि सीएनजी स्टेशंस पर 3 दिन की बंदिश के बाद जो है वो जो गैस है वो खोल दी गई है, बहाल कर दी गई है। लेकिन सीएनजी मालिकान जो है वो बहुत परेशान है क्योंकि आए रोज़ सीएनजी बंद कर दी जाती है, फिर खोल दी जाती है और कहा यही जाता है कि जो हमारी प्रायोरिटी है वो घरेलू सारिफीन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए घरेलू सारिफीन की तो सुई सदर्न गैस कंपनी ने उनका भी जीना अजीरन किया हुआ है। गैस बहरान का शदीद सामना है घरेलू सारिफीन को, खाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ख़वातीन को खाना पकाने के लिए। तो इस हवाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया अशरफ खान साहब ने जो कि सीनियर रिपोर्टर है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। वीकेंड कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा, मतलब कि ऐसा लग रहा था लॉन्ग वीकेंड हो गया था क्योंकि खबरें और ये सारा बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। तो सैटरडे के बाद जो संडे एक दिन मिला तो बिल्कुल सो के गुजारा है। हाँ, और इतनी जल्दी गुजर जाता है पता नहीं लगता। खैर चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। अशरफ साहब, ये गैस की आंख मचोली जो है वो जारी है। सीएनजी मालिकान की बात करें वो परेशान है, जो सीएनजी सारिफीन है वो परेशान है। कहा यही जाता रहा हमेशा से कि हमारी जो प्रायोरिटी है जो घरेलू सारिफीन है। लेकिन घरेलू सारिफीन को भी अगर हम मुसलसल देखें 3-4 महीने गैस की जो प्रेशर में कमी का सामना था या गैस की लोड शेडिंग का सामना था। नहीं, देखें कि अगर इसके लिए जो गैस बहरान आया था तो 2.5 महीने के लिए सीएनजी बंद की गई थी।
वजह ये थी कि कोयटा और बलूचिस्तान जो सर्द इलाके हैं वहाँ पे सर्दियाँ बढ़ गई थी, तो डिमांड गैस की बढ़ गई थी। अभी जब गर्मी यहाँ शुरू हुई तो अगर हम कराची को देखें तो कराची में गर्मी तो बढ़ गई, लेकिन कोयटा और बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ अभी इतना ज़्यादा जो है सर्दी की जो लहर है वो कम नहीं हुई है, तो वहाँ गैस की डिमांड अभी भी है। तो 100 MMCFD गैस जो है वो इजाफी उनको दी जा रही थी, तो उसमें से बामुश्किल जो है 40 MMCFD आई थी। उसको देखते हुए जो स्वीट सदर्न गैस ने जो है ये फैसला किया है कि 2.5 महीने बाद जो है CNG स्टेशन को खोल दिया जाएगा। CNG स्टेशन खोल तो दिए गए, लेकिन गैस प्रेशर नहीं था। और कराची में और सिंध में जो तकरीबन जो है 700 के करीब CNG स्टेशन हैं, तो प्रेशर में जो है बहुत कमी थी। और साथ ही लोग जो हैं, क्योंकि अब वो मजबूर हो गए हैं वो भी पेट्रोल पे या डीजल पे गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि 2.5 महीने लंबा तवील अरसे के लिए बंद होती है। जैसे अभी फिर जब खोलने के बाद 3 दिन के लिए बंद की, तो टोटल जो है पेट्रोल पे ही मुंतकिल हो गए। और जो CNG स्टेशन हैं उन्होंने जो करोड़ों रुपए लगाए हैं, और वो भी बैठे इंतज़ार कर रहे होते कि गाड़ी आए फिलिंग के लिए, तो जब वो फिलिंग कराएगी उनकी गैस सेल होगी CNG, तभी उनको मुनाफा होगा। लेकिन अब जो अगर हम देखें टर्न आउट, तो CNG सार्फिन की तादाद भी बहुत कम हो गई है। उसकी वजह यह है कि आपका इम्पोर्ट बिल भी बढ़ गया, क्योंकि लोग CNG इस्तेमाल नहीं कर रहे, पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे जो ये फैसले स्वीट सदर्न गैस कर रही है, तो जो गैस किया गया था यानी कि जो उन्होंने स्टडी की कि जो सर्दी की लहर कम हो जाएगी तो 100 MMCFD आ जाएगी सिस्टम में, हम गैस खोल देंगे, प्रेशर बहाल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तक सिर्फ CNG सेक्टर नहीं, ना घरेलू सार्फिन भी नहीं, सनतकार भी सब परेशान है, क्योंकि गैस सनतकार भी परेशान है, इंडस्ट्रीज़ भी अफेक्ट हो रही है। इस हवाले से भी बात करेंगे। हमें अभी ज्वाइन किया है समीर नजमुल हक साहब ने, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, तर्जुमान हैं CNG एसोसिएशन के, उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। 2.5 माह की तवील बंदिश के बाद CNG स्टेशंस खोले गए, फिर 3 दिन के लिए उसको बंद कर दिया गया, आज फिर खोला है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बार बार बंद किए जाते हैं फिर खोले जाते हैं, क्या रद्द-ए-अमल है आप लोगों की तरफ से? देखें, ये तमाशा तो पिछले 1.5 साल से जो है ना स्वीट सदर्न गैस कंपनी की तरफ से जारी है सारी हमारे साथ। जी 1.5 साल पहले इन्होंने हमें ये कह के कि जी हम आपकी लोड शेडिंग को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, और हमें लोकल गैस से RLNG के ऊपर शिफ्ट कर दिया था। हालांकि उस वक्त इनके पास ना अपनी RLNG थी ना कुछ थी, इन्होंने सिर्फ हमें बिलिंग चेंज की और हमें RLNG पे शिफ्ट कर दिया और कहा कि जी हम आपको अपना कस्टमर शो करके फेडरल गवर्नमेंट से अपने लिए एलोकेशन लेंगे RLNG की। वो RLNG तो आज तक नहीं आई इनकी स्वीट सदर्न गैस कंपनी की। और मजे की बात यह है कि जैसे अभी अशरफ भाई ने बताया, सारी डिटेल आपको दी गैस की, इनकी जो एक कहलाती UFG अनअकाउंटेड फॉर गैस, आसान अल्फाज में बोलूं तो वो चोरी जो हो जाती है गैस, या जो लाइन लॉसेस चले जाते हैं, वो स्वीट सदर्न गैस कंपनी के 19% आए हैं। यानी कि 100 रुपए की गैस में से 19 रुपए की गैस स्वीट सदर्न गैस कंपनी की चोरी हो रही है, जिसको रोकने में नाकाम है मुकम्मल तौर पे। अच्छा, हमें 100 रुपए में से जो इनकी गैस चाहिए वो चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1.5 रुपए की। यानी पूरा CNG सेक्टर जो नवंबर में बंद हुआ है वो 100 रुपए में से 1.5 रुपए की गैस इस्तेमाल कर रहा था, जबकि 19 रुपए की गैस तो इनकी चोरी हो रही है एज पर देयर रिकॉर्ड। जो अभी इन्होंने RLNG की प्राइस जो डिस्क्लोज किए 13 फरवरी को, उसके अंदर क्लियर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो हमारी UFG है वो 19% है। अब इनसे वो 19%, हालांकि पूरी दुनिया का एक स्टैंडर्ड है कि जी 7% से ऊपर आपकी UFG नहीं होनी चाहिए। ये वाहिद कंपनी है दुनिया की स्वीट सदर्न गैस कंपनी, ये इसी पाकिस्तान के SNGPL है, वो 12%, 12.5% पे चल रही है, और ये 19% के ऊपर चल रहे हैं। वो UFG जो चोरी हो रही है वो इनसे रुक नहीं पा रही, और उसका इल्जाम भी ये डोमेस्टिक सेक्टर के ऊपर और ना इंडस्ट्री के ऊपर दे देते हैं, अपना सिस्टम सही करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो इनसे कहते हैं भाई हमें, और दूसरी बात ये कि देखिए हम तो लोकल गैस के यूजर है ही नहीं, अब हम तो RLNG के यूजर हैं, चाहे गैस हो या ना हो। इन्होंने जो हमसे कमिटमेंट किया था कि जी हम आपको बाहर से इंपोर्ट करके आपके सेक्टर के लिए RLNG मंगा के देंगे, हमारी तो मेजर डिमांड से यही कि भाई आप हमें तो RLNG दो। अब तो हम जो पुरानी जो एक प्रायोरिटी का जो इनका रोना था हर वक्त का स्वीट सदर्न गैस कंपनी का कि जी आप प्रायोरिटी में सबसे आखिरी हैं, प्रायोरिटी में सबसे आखिरी, हमेशा यही कहते थे हमें। RLNG पे शिफ्ट होने के बाद तो उस प्रायोरिटी लिस्ट से भी हम बाहर हो गए, क्योंकि RLNG की प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर सिर्फ 2 ही सेक्टर है, पहले पे IPP है, सेकंड के ऊपर CNG और इंडस्ट्री है। तो जब हम RLNG के ऊपर है तो हम पे प्रायोरिटी का जो कोई भी टेबल है वो लागू नहीं था। और अच्छा मजे की बात यह है कि ये प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ CNG सेक्टर के लिए होती है, इंडस्ट्री कोई बंद नहीं होती,
जितनी भी कराची की इंडस्ट्री है, सिंध की इंडस्ट्री सब खुली रहती है, कमर्शियल सार्फिन सबको गैस मिलती रहती है, नजला सिर्फ और सिर्फ गिरता आगे सीएनजी को। और तो आज अभी इन्होंने अगर हमारा ये हाल ये बार कर बार दिया है। इसी तरह होता रहा समीर साहब, तो क्या आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कोई धरना देंगे? नहीं, देखिए इस हवाले प्रोटेस्ट से? भी किया हमने, ये आप पूरा मीडिया, अशरफ भाई इसके गवाह हैं। जी 3 दिन हम स्विट्जरलैंड गैस कंपनी के बाहर धरना देके बैठे रहे, हम अपने एम्प्लॉयज को लेके, और लेकिन उनकी कान पे चू न रेंगी बिल्कुल भी। उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म का उनको रिस्पॉन्स दिया, कुछ नहीं दिया। देखिए मसला सारा ये है कि आज इन्होंने हमें, पहले हम जो सेक्टर पूरे सिंध का तकरीबन 70-72 mm CFD गैस इस्तेमाल करता था, क्योंकि उस वक्त भी नेटवर्क के हिसाब से कोई 6 या 7% थी। एक तो हम बदनाम बहुत है कि जी सारी गैस जो है वो सीएनजी सेक्टर ले गया। हमने कभी भी पूरे अपने मतलब जो ये इस सेक्टर की लाइफ है ना 20 साल की, उसके अंदर कभी भी 6 से 7% से ज्यादा कभी गैस इस्तेमाल की नहीं हमने हमारे सेक्टर में। और हम पे इल्जाम ऐसे लगाया जाता है कि जैसे आधी से ज्यादा गैस हम सीएनजी सेक्टर ले गया। जिस वक्त हम 70-72 mm CFD बेच रहे थे, इन्हीं हरकतों की वजह से बार बार की लोड शेडिंग, बार बार का शटडाउन, बार बार का शटडाउन। और अब तो अल्लाह माशाल्लाह ये जो गवर्नमेंट आई है इसमें तो शटडाउन भी लंबे लंबे हैं, मतलब महीना, 1.5 महीना, 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इस तरह के शटडाउन आते हैं। इससे पहले तो चले गवर्नमेंट के अंदर जो अगर वो थी लोड शेडिंग होती थी तो 1 दिन की होती थी। अच्छा समीर साहब, खुला है। समीर साहब उन्होंने आपसे तो- एक चीज़ पूछनी थी कि एक पहले भी ऐलान किया गया सिंध के सार्फिन के लिए कि 20 रुपये CNG सस्ती हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो UFG जो आप पे मुंतकिल की गई है उसकी वजह से CNG जो है सस्ती नहीं हुई। तो अभी जो गैस प्रेशर अभी जो खोला गया था, कितना गैस प्रेशर था कि क्या फिलिंग में मुश्किलात हो रही थी लोगों, क्योंकि लाइन तो नहीं लगी हुई थी पहले जो सूरत हाल के हिसाब से? अशरफ भाई गैस प्रेशर तो बहुत बात की बात है, कस्टमर है ही नहीं हमारा बिल्कुल भी। गैस प्रेशर तो तब पता लगता है ना जब पहले की तरह लाइन लगती, तो जब हमारा प्लांट स्टार्ट होता तो पता लगता है हाँ गैस प्रेशर कम है या नहीं। हाँ गैस प्रेशर की शिकायत थी कराची में, मुझे काफी जगहों से शिकायतें मिल रही थी, लेकिन अब तो आप अगर खुद आपने विजिट करके देखा है बिल्कुल कस्टमर ना होने के बराबर हो गया। अच्छा फिर उसके ऊपर एक और अभी जब क्लोजर किया गया हमें, तो बड़ी एक हैरानकुन बात मुझसे की गई कि जी जब हम 30 नवंबर को बंद हुए तो उस वक्त हमारी टोटल कंजप्शन थी 13 mm CFD। मुझे मंगल वाले दिन ये इंकशाफ किया गया मेरे साथ कि जी आपकी तो अचानक से बढ़ के 25 mm CFD हो गई है आपकी खपत। मैंने स्विट्जरलैंड गैस कंपनी को काम से ये चैलेंज किया कि भाई आप मुझे अपना डेटा शेयर करो। मैं सवाल ही नहीं उठता कि ये हुआ, हमारे हिसाब से तो 4 या 5 mm CFD से ज्यादा नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने पूरी तैयारी की हुई थी कि कम से कम 20 से 30 रुपए जो ना वो प्राइस कम होगी, लेकिन एक सिर्फ UFG के फैक्टर ने पूरा का पूरा सिस्टम तबाह कर दिया और वही 200 रुपए पे लाके प्राइस खड़ी कर दी दोबारा। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया समीर साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। जी अशरफ खान साहब, जैसा कि समीर भी कह रहे थे कि जो बार बार CNG स्टेशन बंद कर दी जाती है, एक तो इन्होंने कहा कि गैस चोरी होने का एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर काम नहीं हो रहा। दूसरा इन्होंने कहा कि हर कमर्शियल सेक्टर को देख लें या इंडस्ट्रीज़ को देख लें, वहाँ गैस की फराहमी है, लेकिन सारा नज़ला जो है वो CNG सेक्टर पर ही गिरता है। भाई देखिए ना, स्विट्जरलैंड गैस को 1200 mm CFD गैस आती है। हाँ। अब जैसे कि बताया 18 या 19% UFG अनअकाउंटेड फॉर गैस कहलाता है। यानी कि जो पुरानी गैस पाइपलाइनें हैं जो बिछी हुई, आज तक उन्होंने चेंज तो की नहीं। आपको भी पता है, आप भी इसी शहर में रहती, तो वो जो गैस लोहे के पाइप है वो लीकेज होने के बाद वो नुकसान हो रहा होता है। लीकेज की वजह से ये गैस ज़ाया हो रही है, चोरी की वजह से? अनअकाउंटेड फॉर गैस जो कहलाता है UFG कहलाता है। ये इसके अंदर दोनों चीज़ें डालते हैं। अच्छा। इसमें एक जो गैस लीकेज है और जो चोरी हो रही होती है, क्योंकि शहर में कच्ची आबादियाँ भी हैं, उनको भी गैस चाहिए तो वो भी चोरी करते हैं। बाकी बहुत सारी जगहों पे जैसे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी अभी छापा मारा था, आपने देखा होगा कि गवर्नर सिंध भी इसमें मुदाखलत की थी और तकरीबन 180 के करीब इंडस्ट्री हैं जो मतलब गैस प्रेशर को लेने के लिए पंप्स यूज़ कर रहे हैं। अब तो घरों में हो रहा है। मतलब मैं जो मेरे दोस्त हैं मेमार में रहते हैं, उन्होंने बताया कि गैस नहीं आ रही है। लोग जो है वहाँ खुलेआम ठेले पे, आप सोचें इलीगल है, पंप होता है वो गैस पाइपलाइन में लगा के आप चूल्हा जला रहे, अब मजबूर हैं लोग, आप गैस नहीं देंगे वो कर रहे हैं। फिर अब ये छापे शुरू कर दिए। पहली बार स्विट्जरलैंड गैस ने पिछले हफ्ते एक अपार्टमेंट था, उसको शिकायत वज़ीर-ए-आज़म पे सिटीजन पोर्टल पे शिकायत हुई थी, उस पर उन्होंने एक्शन किया और फ्लैट में
मीटर वगैरह निकाल के ले गए, वहाँ पे वो पंप यूज़ करें। इतना ख़तरनाक है वो, ज़रा आप यकीन करें कि चूल्हा जल रहा है, आप पंप इस्तेमाल करें और पंप में वो इलेक्ट्रिक के वो भी वायर लगे हुए हैं। अब वो कभी भी स्पार्क हो, आप गैस में क्या होगा, आग कोई बड़ा हादसा जो फैमिली होती है घर में, जो ख़वातीन होती हैं उनको, वो तो घरेलू ख़वातीन, उनको तो नहीं पता आग लगी, खुदा ना खासा कोई बड़ा हादसा हो जाए। मैं लोग मजबूर होकर क्या कर रहे हैं, वो पंप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट अगर हम देखें बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह ना करे किसी घर में आग लग जाए तो माशाल्लाह से जो हमारे फायर ब्रिगेड और ये सारा जो सिस्टम है वो पहुँचते पहुँचते कोई हादसा हो सकता है। कीमती जान होती है, घरों में बच्चे होते हैं, तो हमें ख्याल करना चाहिए। नहीं आ रहा है तो उसका कोई ऑप्शन देखें, लेकिन अगर इस तरीके से आसानी के लिए अगर हम पंप यूज़ करते हैं, इलीगल है वो, उसी पे भी कार्रवाई हुई है। लेकिन सुई सदन गैस भी जो सिस्टम की बहाली के लिए, आप सोचें कि आप एक मतलब के गैस दे रहे हैं, उसमें से 18 या 20% गैस चोरी या लीकेज हो रही है, उसको सही करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप अपने अखराजात कम करें और सरमायाकारी करें पाइपलाइन में। ये बिजनेसमैन ग्रुप के जो चेयरमैन, उन्होंने भी डिमांड किया, कराची चैम्बर ने किया है, फेडरेशन हाउस ने किया है कि आप पाइपलाइन चेंज कर दें। हाँ। आपकी जो इतनी ज़्यादा लीकेज हो रही है वो कम हो जाएगी, वो सेव कर सकते हैं फिर आप। मगर वो यही है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पाइपलाइन है वो चेंज होनी चाहिए, जहाँ पर लीकेज हो रही है वहाँ की होनी चाहिए, ताकि जो गैस हमारी एक तो चोरी हो रही है और जो लीकेज से ज़ाया हो रही है वो सेफ हो सके। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम के ऊपर जो इस वक्त जमात इस्लामी है उसका धरना वो जारी है। कल से शहर भर में जो एहतजाजी मुहिम भी चलाई जा रही है। शहर के 50 मकामात पर मुजाहरे भी किए गए। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम की ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत पे है, जो मुजरिमों को पकड़ने में मुसलसल नाकाम नज़र आती है। अमीर जमात इस्लामी कराची का मज़ीद कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में शहर की आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। कल से ये एहतजाज जो है वो जारी है और आगे भी चलेगा। इस हवाले से बात करते हैं। जी अशरफ साहब, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ये बात कर रहे थे, हमारी जो पिछली स्टोरी थी, और ये भी उसी हवाले से है। जमात इस्लामी मुसलसल आवाज़ उठाती है इसके ख़िलाफ़ और अभी धरना भी दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये राइट तरीका है, अब हमें धरना ही देकर अपने जो जान और माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी? देखें, जब आगे कोई सुन नहीं रहा हो, कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हो, तो आखिरी ऑप्शन यही रह जाता है कि आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। तो जमात इस्लामी का आप देखें एक बैनर लेके और साइड में कोई रोड ब्लॉक नहीं किए, मुख्तलिफ मुकामात पे सिर्फ लोगों को बताया है कि मैसेज, क्योंकि शहरी भी उनके साथ थे। अगर आप देखें जैसे वीडियो चल रही थी तो उसमें शहरी भी हैं, और जो सब का जो मौक़िफ़ देखें तो वो सिर्फ वही लोग नहीं बात कर रहे होते हैं, जो मुतासर लोग हैं वो भी खुद पहुँचते हैं, कोई बुलाता नहीं है। जो इस शहर की सूरत से पहले जो बल्दियात वाला हुआ था उस पर भी उन्होंने लंबा तवील जो है उन्होंने बहुत लंबा धरना दिया था, मगर आखिर में उनकी सुन ली गई। फिर सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, तो उसके बाद मसला और आसान हो गया। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रीट क्राइम का है तो इस पे तो आप तमाम पार्टियों को आना चाहिए। अभी जो जमात इस्लामी आई है, क्योंकि इस शहर इनका ये कहना है कि जो इसकी ज़िम्मेदार है सिंध हुकूमत है, क्योंकि ऑब्वियसली सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, जो स्टेट है वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, उन्हीं की ज़िम्मेदारी बनती है। तो आप क्या समझते हैं, ये सिंध हुकूमत का फेलियर है? देखें, ये फैसला तो जो लोग हैं या सियासी जमात या जो बिज़नेस कम्युनिटी ये सब करती हैं, हम तो रिपोर्ट करते हैं कि अगर हम देखें कहाँ क्या हो रहा है, हमारा क्या काम है, जहाँ कुछ हो रहा है वो दिखाना। और इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है इंतहाई ख़तरनाक है। अगर हम इस हफ्ते में देखें तो ये हफ्ता बहुत बुरा गुजरा है, और उसके बाद वीकेंड भी, और इसके अलावा जो वारदात है, क्योंकि वो शेयर हो गए, मतलब कि क्योंकि कोई अगर मैं आपको बताऊं, आज से तकरीबन जो है 10 साल पहले एक इंटरव्यू किया था मैंने शुएब शडल साहब का। अच्छा। तो उस वक्त भी कराची में 2012-11 में बहुत ख़राब हालात, ऐसी स्ट्रीट क्राइम के ऐसी बढ़ गए थे, तो मार भी रहे थे और उनको कोई पकड़ नहीं रहा था। तो मैंने उनसे सवाल किया था शुएब साहब से, वो उनको याद होगा कि मैंने क्या पुलिस के पास ऐसे लोग नहीं हैं कि वो इसको रोक सकें? तो उन्होंने मुझे सिंपल कहा कि देखें, तमाम फहरिस्त होती है हर इलाके की थानों के पास, और पुलिस अगर करना चाहे उनको पावर दी जाए तो 100 जो क्रिमिनल हैं उनके ऊपर ऐसा एक्शन होना चाहिए कि जो 101 है वो गन उठाते हुए 101 दफ़ा सोचे। ठीक है,
अब यहाँ पे ये देखें कि अभी आपने इससे पहले देखा होगा, एक आई थी स्टोरी कि वो आहिजी सिंह ने जो है फहरिस्त मांग ली, फहरिस्त जमा हो गई। और ये सब जब फहरिस्त है, मेन ये है कि जो क्रिमिनल हैं इनको बेल पे छोड़ दिया जाता है। जो स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े भी जाते हैं, जो शहरी पकड़ते हैं, पुलिस तो बहुत मुश्किल से पकड़ती है, शहरी पकड़ के देते हैं, तो वो जो उनको देते हैं तो इतनी मतलब कि अदम सबूत के साथ वो पेश करते हैं कि वो पैसे देते हैं, जो भी है वो आराम से बेल पे छूट जाते हैं। इतना कमज़ोर केस, वो जब बाहर निकलते हैं तो वो और शेर हो जाते हैं। यानी कि उनके ऊपर से जो एक खौफ था कि भाई पकड़ा, वो आप देखें अभी फैसल साहब ने सेंट्रल जेल में देखा तो मैंने फुटेज देखी, तो मुझे, क्योंकि सब तो क्रिमिनल नहीं होते हैं, लेकिन जो उसमें क्रिमिनल हैं वो भी मतलब शलवार कमीज़ पहन के, टोपी पहन के, बिल्कुल माशाल्लाह, जब वो कार्रवाई कर रहे होते हैं, जो गरीब या एक कीमती जान लेते हैं, वो भूल जाते हैं वो किसी का बेटा है, किसी का शौहर है, किसी का भाई है, मतलब उस वक्त भूल जाते हैं जब फायर मारते हैं। तो उसके लिए जो ये एहतजाज है, ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए। अच्छा, ये भी बताइए अशरफ साहब कि अभी तक अगर बात की जाए कि 14 अफराद जनवरी से जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं ये मज़ामत डकैती में, तो अभी तक कितने लोग हैं जो पकड़े गए हैं? देखें, पकड़ा तो कोई नहीं जाता है, कोई भी नहीं किया अभी तक इनमें क्योंकि से। अभी जैसे हमने बताया जो हमारे साथी थे, तो दोस्त भी अथर मतीन का उसके लिए एक्शन वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन आप देखें ना कि क्या हुआ है। उसी तरीके से जो कीमती जान होती है, एक बहुत कीमती होती है, पूरी फैमिली इसका कुछ भी नहीं तबाह हो है, जाती है, क्योंकि पूरा एक खानदान तबाह होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर कोई है, उसका भाई, मतलब किसी के भाई को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई मार दे, उसकी बहन है, माँ है, बाप नहीं है, तो वो घर को चला रहा है, वो चला के क्या होगा? तो ये पुलिस वाले सोचें कि उनके साथ अगर ऐसा हो तो वो अगर कार्रवाई करें उसके ऊपर जाके, तो उनका मोरल अलग होगा। यहाँ पे सिर्फ पैसे बनाने, ट्रैफिक पुलिस हो या कुछ हो, ट्रैफिक पुलिस ने जब हर जगह पे वो चलान कर रही यहाँ थी, पे पुलिस काम करती है या तो रिश्वत लेके या फिर आपकी जो पावर का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब एक आम आदमी जिसकी कोई सोच नहीं हो, जिसके पास पैसे ना हो, वो अपना जायज़ मुकदमा भी लेकर जाए तो उसको दर्ज नहीं किया जाता। और परेशान अलग करते, परेशान अलग, मतलब अगर आप जाएँ कि अगर वो आम आदमी होता तो आपको एक दिन स्टोरी चलती, ठीक है, अथर मतीन की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद क्या होता, रोज़ मरते हो। तो यहाँ पे ये जुमले बोले जाते हैं कि कान आँख बंद करके मैं अफसोस करता हूँ, मतलब सोच के कि क्या, क्योंकि हमें सिर्फ लिख के हम कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते। बिल्कुल सही वरना आपने अगर कहा, किसी की कीमती जिस पे जान गुजरती है वो ही समझ सकता है। अच्छा अशरफ साहब, एक और बड़ा मसला यहाँ पर ये भी है कराची में कि अगर हम गैर कानूनी असला की बात करें तो ये आ कहाँ से जाता है? जो सहूलतकार हैं, जो फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। और नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक वो जब चला था, हमने देखा कराची में जो है बहुत अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई थी, तो अब वो कहाँ तक पहुँचा है, उस पर कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा? देखें, कराची में अगर हम देखें तो एंट्री इस शहर में कहाँ से आ सकते हैं, तो हैदराबाद का मोटरवे का है जी, फिर आप जाएं तो ये कोयटा के लिए जाते हैं हब से, बाकी 5-6 जो एग्जिट पॉइंट है जो मुख्तलिफ जगहों से कराची को लगते हैं। आप साइड से भी आ जाते हैं बलूचिस्तान से या पोर्ट वोट पे, तो उसको रोकने के लिए जो मुतलका इदारे हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है आपके पास? अगर आप यहाँ से गाड़ी चोरी होती है, हैदराबाद से निकल के चली जाता है, जितने एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर तो इतनी चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए कि कोई भी आदमी जो है वो नहीं आ सके असला लेकर या बाहर। अगर कोई गाड़ी चोरी होती है और आप अपनी एक फ़ोन पे आप उसकी रजिस्टर्ड कराती हैं अपने नंबर के, गाड़ी चोरी हो गई, वो गाड़ी शहर से बाहर नहीं जा सकती है। पता है आपको ये बात? वो इसलिए कि जो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, जब आप डाटा डालते हो हर जगह से ब्लॉकेज मार देती है, और शहर में जाकर टूल जब लेने जाएगी वो गाड़ी, तो उसको जो है वो टूल क्रॉस नहीं करने देंगे, पुलिस उसको एक्शन करके रोक लेगी। यहाँ पे जो चोरी की गाड़ी को तो और मज़े से वो कि हाँ भाई पैसे आ रहे हैं। तो ये आप क्या समझते हैं अशरफ साहब, कब हम डेवलप कब हम मतलब जाएंगे जो ये चीज़ें बेहतर हो सकें? टेक्नोलॉजी का दौर है, हम लोग इतना पीछे क्यों हैं आखिर? पीछे ये है कि कमाई, करप्शन, रिश्वत, तो ये हमें दूर करके रखा हुआ है। हम पूरी दुनिया से दूर इसलिए हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। हमें कोई मसला होता है, वो सामने वाला कहता है आपका मसला हल कर देंगे, पैसे दे दें। वो मजबूर है, परेशान है या क्या है, तो उसको एक रिश्वत देनी है, उसी से काम होगा। आप गाड़ी अगर चोरी हो तब रिश्वत देनी है, एक चोरी हो के उसका वो तो नुकसान हो गया, गाड़ी रिकवर करके अगर लेनी है तो उसके भी पैसे देने हैं। कोई वारदात हो गई है
तो सबसे बड़ी बात कि अगर वारदात का लेवल अगर आप रजिस्ट्रेशन बहुत आसान कर दें, ऑनलाइन कर दें ना, थाने जाने की क्या ज़रूरत है। मैं CNSE पर डाल दूँ ये वारदात हुई है, पॉइंट डाल दूँ, हो जाए मेरी रजिस्ट्रेशन में। कौन सी मैं झूठ बोलूँगा कि मेरे साथ वारदात हुई है। उसके बाद आप उसको बुला लें थाने में, पूछ लें इससे। मतलब अगर आप थाने में चले जाएं, एक तो कहीं वारदात हो रही है आप बुलाएं वो आते नहीं है, दूसरा आप थाने जाके रजिस्टर्ड कराएं वो होती नहीं है। तो शहरी कहाँ जाएंगे, ये रोड पे ही आएंगे ना एहतजाज करने। जो सूरत हाल है उस पर तो अभी से तभी लोगों में गुस्सा और ये जो इश्तियाल अंगेज़ी है वो बढ़ती जा रही है। और अक्सर हमने देखा है कि जहाँ अगर लोग देखते हैं कोई जुर्म हो रहा है या कोई डकैत है तो वो खुद कानून अपने हाथ में लेते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। यही वजह है और हुकूमत को और जो इदारे हैं उनको सोचना चाहिए और देखना चाहिए, वरना ये मज़ीद इसमें कमी के बजाय इसमें इजाफा होता चला जाएगा। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जाने। बात करेंगे डेडलाइन मंसूबे की, जो कि बिला आखिर कई सालों से ये ताख़ीर का शिकार था और अब कहा जा रहा है कि ये तामीराती मरहले के करीब आ चुका है। और कहा जा रहा है कि माह फरवरी के महीने के आखिर में या फिर मार्च के शुरू में इस मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया जाएगा। तकरीबन 12 साल से ताख़ीर का ये मंसूबा शिकार था, जिस पर अब फाइनली काम होने जा रहा है। और ये जो मंसूबा है ये मॉडल कॉलोनी से टावर तक का है, जो यूनिवर्सिटी रोड, एम.ए. जिन्ना एक्सटेंशन रोड, नुमाइश चौरंगी और एम.ए. जिन्ना रोड से होता हुआ जाएगा। और कहा जा रहा है कि ये 2 साल में ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल होगा। जी अशरफ साहब, लगता है आपको कि 2 साल में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा? 15 साल से ताख़ीर का शिकार अब 2 साल में हो जाएगा? दुआ तो करेंगे हो जाए, क्योंकि कराची वाले बहुत परेशान हैं। ये ग्रीन लाइन जो है वफाक का जो चला है, तो अगर आप नॉर्थ कराची से यानी कि आप सुरजानी से लेके आप नुमाइश तक तो आ ही जा रहे हैं, उस पर बहुत लोग सफ़र भी कर रहे हैं, क्योंकि कराची को एक मेगा जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। अब ये इतने 12 साल से ज़ायद से पहले का ये प्रोजेक्ट है जो कि प्रपोज हुआ था और इसके बाद इस पर वर्किंग करते रहे आखिरकार अब इसको लेके जा रहे हैं कि फरवरी के आखिर में या मार्च में इसका संगे अच्छा, अभी तो संगे बुनियाद रखा जाएगा। तो इसमें यह है कि बेसिकली बहुत तेजी से भी काम हो सकता है। तो ये 12 साल पहले क्या रखा गया था? संगे बुनियाद नहीं रखा गया था, पेपर में सोचा गया था। जी हमारे यहाँ सोचते हैं ना, पेपर में से लिख के बजट में डाल देते हैं, क्योंकि 2008 से मैं सिंध गवर्नमेंट का बजट कर रहा हूँ। तो वो बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हैरान हो जाएंगी कि अगर 2008 से लेके अभी तक लें तो इस वक्त तक कराची। अच्छा, बजट मतलब है आपका हर साल उस पे मुख्तस कर दिए जाते हैं और वो फिर सिर्फ किताबों के हद तक होता है वो मंसूबा, कागजात के हद मतलब तक। कि जारी मंसूबे होते हैं, नए मंसूबे होते हैं। 2008 से लेके अब तक देखें तो कराची में मतलब के अमाउंट अगर मैं बताऊं तो 700 अरब के मंसूबे मुकम्मल हो जाने चाहिए थे। कितने के? 700 अरब के। कितने मुकम्मल हुए? आप भी शहर में रहती हैं। K4 वफाक के पास चला गया, S3 वफाक करना है, मतलब कि कोई भी सिस्टम लाना है उनको वफाक ने करना है। तो अब ये सूबे का काम है ना कि अगर आप यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट को भी कराची में उनको हक मिला है और कराची वाले इस वक्त परेशान हैं और हर तरीके से परेशान हैं। पानी की बात करें, दीगर बात करें मंसूबे की, सेवरेज की बात करें हम, अभी वफाक जो है मतलब आप जहाँ जहाँ जो फेडरल जो वज़ीर हैं और जो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, जो 14 मेंबर हैं PTI के या MQM के जो उनके साथ हैं, उनको पैसे दिए गए अपने अपने इलाके में काम करें। गुलशन की बात करूं, जौहर की बात करूं, वहाँ काम हो रहा है, सड़कें भी बन रही हैं, ये सारा काम हो रहा है। तो यहाँ अगर हम सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो सिंध गवर्नमेंट मतलब के पार्क वगैरह या पुराने पार्क मौजूद थे, मुझे तो अफसोस ये होता है पार्क को आप इफ्तिताह करो तो था ना, उसको आप रिपेयर किया है। रिपेयर के अच्छा, ये भी बड़े उससे बताया जा रहा होता है कि पार्क का इफ्तिताह, पार्क ऑलरेडी मौजूद है। हाँ, वो कचरे और कचरा वगैरह नजर हो गया तो आपका काम था ना। आप पैसे मिलते हैं जो टैक्स के बजट में सारे पार्कों के सबके पैसे होते हैं, ये रखा जाता है, जैसे पंजाब में, जैसे KPK में। लेकिन इस मेगा सिटी को कंट्रोल करना आपका काम था। इतने सालों में नहीं कि आप कर लें। अब 12 साल के बाद ये रेड लाइन की बात करें, अब रेड लाइन अगर हम प्रोसेस देखें जहाँ से शुरू हो रहा है तो इसमें कोई ब्रिजेस अंडर पासेस नहीं आने, रोड पे ही चलेगी। अच्छा, ठीक है, ये पहले चला देते आप 200 बसों के दावे किए गए थे। अब वो ग्रीन लाइन भी तो आ गया है ना, तो इसलिए वो जरा क्योंकि वो कंपटीशन हो गया। ये सिर्फ एक नहीं है, 5 लाइनें हैं। ठीक है, येलो लाइन भी है, रेड लाइन भी है, ऑरेंज लाइन भी है। तो ये सब अगर चलेंगी, मेगा प्रोजेक्ट आता है, एग्जाम्पल लेते हैं और कराची में इन सब 200 बसें करके 1000 बसें आती हैं। जो प्रेशर है ना रोड पे, जो ट्रैफिक का, बाइक्स वगैरह, गाड़ियों वगैरह, वो कम होगा, क्योंकि अब हर जगह पे बस मुझे अगर इजी एक्सेस होगा, मैं गुलशन से मुझे यहाँ तक अगर एक्सेस मिल जाए बस से, तो मैं क्यों आऊँगा भाई। बिल्कुल। और आपको नहीं लगता कि अशरफ साहब, सिंध हुकूमत की अगर बात करें तो इनकी एक बड़ी नाअहली है कि इतने सालों में ये एक
जदीद मंसूबा नहीं दे सके ट्रांसपोर्ट का? वो सिर्फ ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन, सिर्फ इसके नाम ही बन के रह गए। 12 साल से सुन के वो तो बाकी बसें हैं, 200 बसें तो कितनी दफ़ा आई हैं। हाँ। अभी 250 बसों का बोला था, फरवरी भी मतलब आधा गुजर गया है, अब एंड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि 28 फरवरी है, वो अभी देखते हैं संगे अच्छा, पहले कुछ टर्की से भी बसेज आई थी, तो वो उसका क्या हुआ, कुछ उसकी अपडेट? अभी जो चीज़ें हैं इनकी अगर बात करें तो प्रोसेस लंबा है क्योंकि ये ले रहे हैं कर्जे से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के या दीगर उससे, तो क्योंकि फंडिंग लेने के बाद अब वो प्रोसेस होता है। अब एग्जांपल अगर मैं बसें अभी मंगा लूँ, प्रोजेक्ट रेडी नहीं है, तो बसें खड़े खड़े होके क्या होगा, ख़राब हो जाएंगी। तो अब जैसे ग्रीन लाइन की बात करूँ तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर प्लानिंग क्या है कि जो पसंद आई, क्योंकि वो मंसूबे की जो चीज़ें मुकम्मल हुई, इसके बीच में बसें भी आ गई, अब वो 80 बसें आई हैं। अब ये नहीं हुआ कि बसें ला के खड़ी कर दी, खड़े खड़े वो ख़राब हो रही हैं, क्योंकि अगर नहीं चलेंगी और उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी तो ख़राब हो जाती है। तो टाइमली आई, जो जहाँ तक भी बात करें, हम सुरजानी से लेकर नुमाइश तक वो मुकम्मल किया उन्होंने, और बसें परफेक्ट टाइम पे लाएँ और उसके बाद उन्होंने चला दी। इसी तरीके से ये जो सिस्टम आ रहा है, कोई भी हो, और येलो लाइन हो, ऑरेंज लाइन हो, रेड लाइन हो, कोई भी लाइन हो, प्रॉपर जो अगर वो है तो आप उसको मंसूबे के टाइमिंग कम करें। अगर इसमें अंडर पासेस या फ्लाई ओवर नहीं है तो अगर रोड पे ही चलानी है तो इसको और तेज़ी से इसको करें कि जल्द अज जल्द कराची के शहरियों को एक सहूलत मिले, क्योंकि मॉडल कॉलोनी से जो ट्रैक है इसका, वहाँ पे बहुत प्रेशर है। अगर आप शाम को यहाँ से निकलें और यहाँ से आप शाखा, और ग्रीन लाइन की बात करें तो वो भी एक एरिया को कवर करता है, कराची शहर तो बहुत बड़ा है। तो होपफुली जब रेड लाइन मंसूबा बनेगा तो फिर पता नहीं कब बनेगा, अभी तो 2 साल का कहा जा रहा है, हम उम्मीद कर सकते हैं बने और शहरियों की जो सफरी मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आप बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से, आपकी दांतों की सेहत के हवाले से। दांतों के बहुत सारे इश्यूज़ पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात करने वाले हैं, वो है टीथ ग्राइंडिंग या फिर टीथ क्रशिंग। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को, और ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों में भी ये आदत होती है कि वो अपने दाँत को पीसते रहते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो सोने के दौरान जो है ये ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने दाँत पीसते हैं। तो ये क्या है, ये हम जानेंगे कि ये साइकोलॉजिकल मसला है या ये एक आदत है, और अगर आदत है तो इसको छुड़वाना कैसे मुमकिन है, कैसे इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, और इसकी वजूहात के ऊपर भी बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर अबरार, जो कि एक डेंटिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अबरार। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। डॉक्टर अबरार, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों में तो होती है कि वो अपने दांत पीसते हैं, लेकिन बड़े भी इनफैक्ट जब वो या तो गुस्से में हो या कोई जहनी दबाव में हो, स्ट्रेस में हो, तो ये ज़्यादा नुमाया नज़र आता है। तो ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल इशू है या इसको आदत कहेंगे? देखिए, होता ये है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है आजकल वो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है। चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, चाहे वो डोमेस्टिक फीमेल घर में काम करने वाली ख़वातीन हो, चाहे मर्द हजरात ऑफिस में काम करो, एक स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है हमारा जी, मॉर्निंग टिल नाइट। तो वो स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल बेसिकली क्या करता है कि हमारे स्ट्रेसेस अकोमुलेट होते रहते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, और अल्टीमेटली हम कोई ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं लाइक क्लेंचिंग या दांतों को रगड़ना या बीचना इसको कहते हैं। एक किसी न किसी तरीके से हम उसकी फ्रस्ट्रेशन दांतों से निकालते हैं। सही। तो अल्टीमेटली इससे दांतों को तो नुकसान होता है, उसके अलावा आपके चेहरे के जो मसल्स हैं उससे बहुत नुकसान होता है उसका। इसके अलावा जो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा, यानी आप कह रहे हैं कि ये जो वजह है इसकी वो स्ट्रेस है या फिर जहनी दबाव या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं? जी बिल्कुल सही। तो अगर किसी में ये है प्रॉब्लम, तो इसको डायग्नोज कौन करेगा? आपका डेंटिस्ट करेगा या आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे? देखिए, मेजॉरिटी केसेस में ऐसे पेशेंट्स डेंटिस्ट के पास आते हैं कि उनके दांतों में तकलीफ़ है या जबड़े के अंदर तकलीफ़ है, यहाँ पे तकलीफ़ है या यहाँ पे या सर में दर्द रहने की तकलीफ़ करते हैं, और दांतों में भी तकलीफ़ होती है। तो बेसिकली डेंटिस्ट का फ़र्ज़ होता है कि उसको एक प्रॉपरली डायग्नोज करें कि उसके दांतों के अंदर जो बीमारी है उसका इलाज अगर हो गया है और वो ठीक है, उसके बाद भी दांतों में अगर प्रॉब्लम है या जबड़े में पेन रहता है, तो उसके जो मसल्स होते हैं उनको चेक किया जाए। ये जो मसल्स हैं हमारे जो जॉ को हम मूव करते हैं उससे, और डेंटिस्ट ही इसको डायग्नोज करेगा। सही। तो डॉक्टर अबरार, ये भी बताइए कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इससे क्या नुकसानात होते हैं? एक तो कहा जाता है कि
बहुत ज़्यादा जबड़े में दर्द रहता है, फ्रैक्चर होने का भी ख़तरा होता है, आपके दांत मुसलसल अगर आप पीसते रहें, और क्या प्रॉब्लम्स इससे हो सकती है? देखिए, दो चीज़ें, एक तो ये कि इससे दांतों की प्रॉब्लम बढ़ती है, दांतों जो फ्रैक्चर ऑफ टीथ हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जिसमें जॉ में पेन और हेडेक, ख़ास तौर पे हेडेक में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की कंप्लेन होती है। इसी तरह जो आपका जॉइंट है, जो ईयर के पास होता है, इसमें से आवाज़ आने लगती है, ये भी प्रॉब्लम करता है। और अक्सर पेशेंट ENT के पास चले जाते हैं, ठीक है, और अपना कोई जर्नल फिजिशियन के पास जाते हैं जो कि MRI और CT स्कैन्स करवाते हैं, लेकिन डायग्नोसिस नहीं हो पाता। तो डेंटिस्ट का फ़र्ज़ है कि वो इसको स्टडी करे। हमारे मुल्क के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, हमारे मुल्क में एक स्टडी के मुताबिक कहा जाता है कि 50% लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस आदत से गुजरते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि इसको मिसडायग्नोस किया जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम की जो पेशेंट है उसके या तो सर में दर्द रहता है या जबड़े में दर्द रहता है, तो सर की दर्द के लिए ज़ाहिर जनरल फिजिशियन या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप कंसल्ट करते हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल है ये मिसडायग्नोस ज़्यादा होती है। जी, आप सही कह रही हैं। मैंने अक्सर पेशेंट्स को ऐसा देखा है कि वो ऑलरेडी अपना CT स्कैन या MRI करवा के आए हुए होते हैं ब्रेन का, कि मेरे सर का दर्द जाता नहीं। तो फिर अल्टीमेटली जब उनको हम एग्जामिन करते हैं, उनके मसल्स को देखते हैं, जो मसल्स जबड़े को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके जॉइंट को चेक करते हैं, तो पता चलता है कि इसमें पेन है। तो ये मेंटली तौर पे भी बड़ा और अपसेट हो जाता है ऐसे पेशेंट्स के लिए कि उनका डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा है, उनका सर का दर्द जा भी नहीं रहा है और डायग्नोज नहीं हो पा रहा है। सही। अच्छा, तो डॉक्टर अबरार, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसकी आप डायग्नोस कर लेते हैं कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, तो किस तरह से उसको क्या आप ट्रीटमेंट देते हैं? देखते, एक तो रीएश्योरेंस पेशेंट को कि कोई एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, दांतों का बीचना, और हर, जैसे आपने भी अभी बताया कि हर जो है इंसान अपनी लाइफ के अंदर कभी ना कभी करता है, नंबर 1। नंबर 2, इसके 2 ट्रीटमेंट हैं, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है और एक इसका जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम यूजुअली ये करते हैं कि पेशेंट्स को मेडिसिन दे दिए, पेन किलर दे दी, मसल रिलैक्सेंट दे दिया, और इसके अलावा एक नाइट गार्ड बना देते हैं ताकि पेशेंट अपनी हैबिट को ब्रेक कर ले, ठीक है। कभी कभार कुछ केसेस में हमें पेशेंट को साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना पड़ता है। अच्छा, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट देते हैं जो आप बिटवीन टीथ अगर आप उसको ये फिक्स कर ले? एक स्पोर्ट्स का अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पोर्ट्स की जैसे प्लेयर्स पहनते हैं, नाइट गार्ड्स, इस तरह के गार्ड्स होते हैं जो कि कस्टम मेड पेशेंट के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। इट्स वेरी कंजर्वेटिव सॉर्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट, लेकिन ये बनाए जाते हैं। तो उससे ये होता है कि आपके दांत जो है वो सेफ हो जाते हैं, फ्रैक्चर या फिर उसको? जी, आपके दांतों, आप इसको दांतों को जब बीचेंगे नहीं तो आपका हेडेक का प्रॉब्लम, आपके जॉ का पेन का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सही, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न हो सकता है? तो आपने साइकोलॉजिकल कहा, यूजुअली बहुत सारे बच्चों की आदत भी होती है, तो आदत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, बच्चों के जो दांतों का मसला है वो आमतौर पे कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद ख़त्म हो जाता है। प्रॉब्लम आता है डोमेस्टिक इश्यूज़, जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान में और जो कि घर में रहती हैं, उनके साथ ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। हमने जो स्टडी की थी उसमें मेजॉरिटी पेशेंट्स जो थे, 80 to 85% पेशेंट, वो फीमेल मैरिड थी। तो उनका जो स्ट्रेसफुल डोमेस्टिक लाइफस्टाइल है हमारे ओवरऑल सेटअप का, उसकी वजह से ही ख़वातीन में मैरिड में बहुत प्रॉब्लम रहता है, और उसको डायग्नोस करना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डेंटिस्ट के पास जाएं, फिजिशियन के पास जाएं, तो ये प्रॉब्लम एक्यूमुलेट होता रहता है। सही आपने कहा। और ये भी यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी डॉक्टर अबरार, बल्कि पूछना चाहूँगी आपसे कि पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है कि आपका कोई और इशू हो तो आप फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डेंटल अगर आपको कोई इशू हो, इवन आपके दांत में कोई कैविटी हो या पेन हो रहा, आप उसको बिल्कुल एंड तक डिले करते हैं। क्या वजह है? क्या दांतों का इलाज महंगा है, ये वजह है, या लोगों में आगाही नहीं है इतनी? नहीं, देखिए, इसमें एक बात तो ये आपकी बात सही है कि आगाही कम है हमारे यहाँ, अवेयरनेस कम है, जिसकी वजह से लोग अपने खुद घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं। कोई लॉन्ग इस्तेमाल कर लेता है, डेंटिस्ट को यूजुअली अवॉइड करते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट ही प्रायोरिटी पे होता है। और अक्सर डेंटिस्ट के पास उस वक्त आया जाता है जब जो दांत की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि डेंटिस्ट को 6 महीने साल में विजिट करें और एक दफ़ा अपना मुकम्मल मुआयना रेगुलर चेकअप आप करवाएं, जैसे आप दूसरा रूटीन चेकअप के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, अभी तक अगर मैं पूछूं तो कितने पेशेंट आपके पास आते हैं मंथ में या 2 मंथ में, जो टीथ ग्राइंडिंग? देखिए, मैं अगर आपको रेशियो बताऊं तो 50% ऑफ द पेशेंट्स हमारे जो आते हैं वो इसी प्रॉब्लम के साथ आते हैं। मतलब इतना कॉमन है? इतना कॉमन है, लेकिन मिस डायग्नोज होता है। सही सही। तो वो यही पेन लेके आते हैं या दर्द? वो अक्सर सर के दर्द के साथ आते हैं, दांतों का दर्द और सर का दर्द और जबड़े का दर्द और दांतों का दर्द। इसी तरह कान के पास उनको आवाज़ आती है, वो उसके साथ कभी कभी ENT को भी दिखाते हैं, लेकिन साथ साथ ENT सर्जन्स भी कहते हैं कि आप डेंटिस्ट को भी एक दफ़ा विजिट कर लें। ठीक है। और ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो आजकल प्रोसीजर्स बहुत आ गए हैं दांत की, चाहे वो वाइटनिंग के हों या स्केलिंग
तो इससे भी दांत हमारे डैमेज होते हैं क्या? देखिए, अगर आपका डेंटिस्ट क्वालिफाइड है और वो समझता है, ब्लीचिंग प्रोसीजर्स हैं, वाइटनिंग प्रोसीजर्स हैं जी, ये अच्छे प्रोसीजर्स हैं, लेकिन इसकी भी कुछ इंडिकेशंस हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। तो डेंटिस्ट को चाहिए कि पेशेंट को थॉरली एग्जामिन करे, एवेल्युएट करे, उसके बाद उसको सजेशन दे। हर पेशेंट्स के लिए वाइटनिंग प्रोसीजर्स नहीं होते। अगर ऑलरेडी दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो ऐसे पेशेंट्स में हम वाइटनिंग नहीं करते। सही, ठीक है। यानी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, वो तो डॉक्टर एग्जामिन जब करेगा तो उसके मुताबिक जो है ट्रीटमेंट देगा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इसके अलावा अगर मैं डेंटल इश्यूज़ की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कौन सा इशू है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है? देखिए, हमारे यहाँ एक चीज़ मिस डायग्नोज होती है। अक्सर आप टीवी पे एड्स देखते होंगे कि टूथपेस्ट आप ये वाला इस्तेमाल करें, ये वाला इस्तेमाल करें और दांतों में आपको कैविटीज़ नहीं होगी। लेकिन दांतों का बेसिकली कैविटीज़ का जो ताल्लुक है ना, वो मीठा खाने से है। अच्छा, वो ब्रशिंग है इम्पॉर्टेंट, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है मीठा खाना। अच्छा, जो अक्सर आप टीवी पे देखते हैं कि बस आप ब्रशिंग कर लें, अगर देखें ब्रशिंग करने से ही सारा काम हो रहा होता तो फिर तो कैविटीज़ होती नहीं। तो एक मैसेज मैं आपके चैनल की तवज्जो से दूंगा कि बच्चों का जो मीठा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम करें। वो हर 1 घंटे बाद फ्रिज खोल के चॉकलेट्स निकालते हैं, वो खाते हैं, तो ये चीज़ जो है दांतों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं और दांतों में कैविटी का बाइस होती है। ब्रशिंग तो आप दिन में 2 मरतबा करते हैं, लेकिन बच्चे मीठा बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। बच्चे भी और बड़े भी बहुत खाते हैं, कुछ तो शौकीन इतने होते हैं कि उन्हें मीठा ना मिले तो वो इसके बगैर जिंदा नहीं रहते। तो ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं। सही, और मैं ये भी चाहूँगी डॉक्टर अबरार कि आप सही तरीका भी बताएं, क्योंकि ब्रशिंग हमारे यहाँ लोग ब्रश गलत तरीके से करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ब्रशिंग सोने से पहले लाजमी करें, ठीक है। ब्रशिंग के डिफरेंट आपको ऑनलाइन मेथड्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि जब हम लेट जाते हैं सोने के लिए, उसके बाद हमें याद है ब्रशिंग, तो हम अपनी हैबिट बना लेते हैं कि यार चलो कल से विल स्टार्ट इट, ठीक है। ब्रशिंग मेथड बहुत सारे अवेलेबल हैं बहुत सारे पेशेंट्स के लिए, लेकिन करना इंपॉर्टेंट है। हम लोग थोड़ा सा जो है वो उसको लेजीनेस की वजह से हम लोग व्हेन यू गो टू द बेड और उसके बाद हम रिलैक्स करते हैं कि तो आपको करना ही है बेड टाइम लाजमी है। बेड टाइम अक्सर नहीं करते, बेड टाइम स्नैकिंग होती है, मीठा खाते रहते हैं, चॉकलेट खाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और सो जाते हैं। अब बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पे वीडियोस देखते हैं एंड दे फेल स्लीप। सही सही, ठीक है। यानी आपने जो जिस तरह आप अपनी पूरी जिस्म का ख्याल रखते हैं, उसकी सेहत का ख्याल रखते हैं, इसी तरह दांतों की सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अबरार, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमने एक अहम मौजू के हवाले से बात की। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का। कहिए देखते रहिए सिटी एट 10। अपने अगले सेगमेंट माल के हाल की जानिब, जहां हम आपको बताएंगे कि आज डिफरेंट करेंसी रेट्स क्या चल रहे हैं। जी, ये तो था माल का हाल, और मज़ीद बात करेंगे, एक और अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। बात करेंगे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की, जिनका एहतजाज इस वक्त जारी है, और उनका जो एहतजाज है वो इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि कल कराची के जिना हॉस्पिटल में एक बहुत ही अजीब वाक़या पेश आया। एक आदमी बुरके में बुरका पोश आदमी जो है वो अंदर चला गया जिना हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड में, जहाँ पर उसने एक लेडी डॉक्टर पर हमला किया, और उस हमले के नतीजे में जितने डॉक्टर्स थे जिन्होंने बचाने की कोशिश की, उस मर्द ने जो कि बुरके में आया था उसने उन पे भी हमला किया, जिसके नतीजे में 2 से 3 डॉक्टर जो हैं वो इस वक्त उन पर बुरी तरह मुतासिर हैं और ज़ेर इलाज हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आगा वसीम ने, जो कि तर्जुमान हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के। उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आगा वसीम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए।
सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जितने भी नाजरीन हैं और इस मुल्क की जितनी भी कौम है उनसे मैं कल रात पेश आने वाला वाकया जो है वो बयान करना चाहूँगा। बिल्कुल बताइए डॉक्टर आगा वसीम कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे ये आदमी अंदर आ गया और क्या कोई जाती दुश्मनी थी या ये इस तरह हरासमेंट का केस है, क्या मामला क्या है आखिर? जी देखें, ऐसा है कि कल ये इतवार का दिन था। इतवार के दिन क्योंकि आपको पता है कि जना अस्पताल के अंदर रात के वक्त में लोगों का ये एक होता है कि इस वक्त में डॉक्टर्स अक्सर जो है वो कम तादाद में मौजूद होते हैं, तो उसी तरह ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग के जरिए एक दरमियानी उम्र का आदमी, तकरीबन 40-45 साल का एक आदमी, वो उसने अपने आप को एक नकाब में एक पूरा प्रॉपर बुर्का पहन के रात के तकरीबन इशा की नमाज के बाद उसने जना अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में एंट्री मारी है। अब एंट्री मारने के बाद उसके जो इंटेंट थे वो सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में जाके उन्होंने फीमेल ड्यूटी रूम में जाके एक खातून वहाँ पे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी वहाँ पे जो मौजूद थी उनको उन्होंने हरासा करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि जो सुनने में बातें आई हैं उन्होंने उसके ऊपर चाकू रख के उनके साथ जो है हरासमेंट का एक पुरजोर जिसके ऊपर उन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया। वहाँ पे मौजूद जो जितने मेल डॉक्टर्स थे उस वार्ड के अंदर, क्योंकि सर्जिकल वार्ड एक बहुत बड़ा वार्ड होता है और इंतहाई हसास वार्ड होता है, तो खुशकिस्मती से वहाँ पे हमारे चंद मेल डॉक्टर्स मौजूद थे जो वहाँ पर उनकी चीखों पुकार पे जा पहुंचे और उन्होंने उस बंदे को हमला करने से रोका। जब उन्होंने उस बंदे को हमला करने से रोका तो उसके हाथ में एक तेज धार वाली चाकू दी जिससे उसने उन नौजवानों के ऊपर भी हमला कर दिया, जिससे हमारे डॉक्टर मोइन और डॉक्टर नदीम जो दो डॉक्टर सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी पे थे वो शदीद जख्मी हुए। उनकी गर्दन के नीचे जो है एक तेज धार से एक बहुत बड़ा चीरा आया जो कि एक जानलेवा हमला था। अगर ये तो उनकी खुशकिस्मती थी कि उसका जो वार थोड़ा सा चूक गया। अगर बिल्कुल मुझे ये भी बताइए डॉक्टर आगा वसीम साहब कि आपने बताया कि सर्जिकल वार्ड है और एक बड़ा वार्ड होता है, इवन हॉस्पिटल में भी अगर हम बात करें तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती जहाँ पे प्रोसीजर हो रहे होते हैं या ऑपरेशन थिएटर होता है, तो ये कैसे आदमी आ गया? कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद नहीं होती जिना हॉस्पिटल में? बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन सर्जिकल वार्ड जो होता है वो एक इंतहाई हसास वार्ड होता है क्योंकि वहाँ पर इंतहाई हसास मरीज भी एडमिट होते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े सर्जिकल प्रोसीजर भी हुआ करते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई बंदा नकाब पहन के, सबसे पहले तो वो सर्जिकल कॉम्प्लेक्स का एक गेट है, उसने गेट को क्रॉस किया है। गेट को क्रॉस करने के बाद सर्जिकल कॉम्प्लेक्स का जो वार्ड है उसका गेट क्रॉस किया है। इवन उसने फीमेल आरएमओ रूम तक अपनी एंट्री की है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स कितना बड़ा है। और ये कोई वाहिद वाकया नहीं है, इस तरह के मुतअद्दिद वाकयात जो हैं वो आए दिन जना अस्पताल में खड़े होते हैं। हाल ही में आपको पता है कि सिंध में डॉक्टर नम्रता और डॉक्टर नौशीन का केस है जिसके ऊपर पूरा सिंध जो है वो गमदीदा है। उसके ऊपर अगर ये कल रात का सामने एक और चीज हमारे आ जाती तो हम तो बिल्कुल इस सदमे से कभी नहीं निकल पाते। बिल्कुल आपने सही कहा, जो हमारे मसीहा हैं, जो जान बचाने वाले हैं, उनकी ही जान जो है वो खतरे में है। तो इस हवाले से आपने कोई आपकी जो इंतजामिया है उसने कोई राब्ता किया सिंध हुकूमत से या उनकी तरफ से कुछ यकीन दहानी कराई कि जो है इनसे हमने हमारी डिमांड है कि हम मरीज का नहीं, हम बीमारी का इलाज करना चाहते हैं। उसी तरह ये जो कल रात का वाकया है ये तो सिर्फ एक मरीज था, लेकिन ऐसे ये जो बीमारी जना अस्पताल में आ गई है कि जहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी है, जहाँ पे ना कोई किसी चीज की रोकथाम है, जहाँ पे हर बंदा जो है वो बगैर किसी से पूछे मुंह उठा के कहीं से चला जाता है। किसी के हाथ में चाकू है, किसी के हाथ में असला है, किसी के हाथ में कोई और चीज है जिससे वो किसी के ऊपर हमला कर सकता है। आए दिन हरासमेंट, आए दिन डॉक्टर्स के ऊपर हमला जो हो रहा है, हम उसके ऊपर अभी हमने एक स्टैंड लिया है और जब तक जना अस्पताल के अंदर सिक्योरिटी लैब्स को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक जना अस्पताल में डॉक्टर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, तब तक हम सरापा एहतजाज रहेंगे और अगर जरूरत आई तो हम प्रोटेस्ट की तरफ भी जाएंगे और मुकम्मल बाइकआउट भी करेंगे ड्यूटी का। ठीक है, तो अभी मुझे बताइएगा अभी जो आप एहतजाज कर रहे हैं वो किस सूरत में कर रहे हैं और क्या ओपीडीज या जो थिएटर हैं या इमरजेंसी उसमें अभी आप लोगों ने उसको रोक दिया है या वो उसमें वो चल रही है? इस वक्त तक हमने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। आज पहला दिन था, हमें पता है कि मरीज जितने भी पूरे मुल्क से जना अस्पताल में मरीज आते हैं उनकी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए आज हमने पुरअमन एहतजाज किया, जिससे हमने अपना मैसेज दो टोक एडमिनिस्ट्रेशन जना अस्पताल और सिंध हुकूमत को पहुंचाया है।
अगर इसके ऊपर उन्होंने खातिर खा इंतजाम नहीं किए तो मजबूरन हमें मुकम्मल एहतजाज की तरफ आना पड़ेगा। सही। और आप कितने दिन बाद ये फैसला करेंगे अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, जब कि आप प्रोटेस्ट करेंगे? प्रोटेस्ट तो आप कर रहे हैं, अगर सुनवाई नहीं होती तो फिर आप ओपीडीज भी बंद कर देंगे, तो ये कितने दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन आप? तीन दिन का अल्टीमेटम हमने जो है अपनी प्रेस रिलीज के हिसाब से भी, और हमने वर्बली फेस टू फेस हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 3 दिन के अंदर तमाम जितने भी सिक्योरिटी लैब्स हैं, जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो अपनी ड्यूटी सरंजाम नहीं देते, और जितने भी यहाँ पे ब्लैक होल्स हैं, उन सबको अगर खत्म ना किया गया तो फिर हम 3 दिन के बाद मुकम्मल एहतजाज करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगा वसीम साहब आपका। और जिस तरह हमने देखा कि किस तरह से कल एक वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या हुआ, जो जान बचाने वाले डॉक्टर्स मसीहा हैं उन पर ही इस तरह के हमले हो रहे हैं, बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। क्योंकि जिन्ना हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से हर मतलब पूरी कराची से, अंदरूनी सिंध से, कई इलाकों से वहाँ पे जो मरीज़ हैं वहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए, तो वहाँ पर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, गार्ड्स का होना ज़रूरी है। कोई भी बग़ैर मतलब उसकी कि वो असला लेकर आ जाए या गन लेकर अंदर आ जाए, किसी को भी ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से प्रोटेस्ट जारी है, देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुँच गया है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।